हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 59 रहेगा। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले आपको एक सूचना दे देते हैं। सूचना ये है कि ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा एक बैच लॉन्च किया गया है जिसका नाम है डायरेक्टर्स बैच 2.0। यानी कि इससे पहले भी एक बैच लॉन्च किया गया था, उसमें अपार सफलता के बाद ये बैच लॉन्च किया गया है। ये कोर्स आपका 18 महीने का रहेगा, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। यहां पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है और मेल आईडी भी प्रोवाइड करवाई गई है। अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप ग्रैंड मास्टर 360 की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। वहां पर आपको पूरे यूपीएससी बैच के फी स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिलेगी और साथ में आपको फैकल्टीज के बारे में भी वहां पर जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ आपको ग्रैंड मास्टर 360 के बारे में भी भरपूर जानकारी वहां पर मिल जाएगी। अगर आपके साथी बंधु तैयारी कर रहे हों एसएससी सीजीएल की, उनके लिए भी सुनहरा मौका है। उनके लिए बैच लॉन्च किया गया है श्योर सिलेक्शन बैच, जिसमें एसएससी सीजीएल के लिए टायर 1 टायर 2 दोनों एग्जाम्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरीज हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर मेल आईडी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। यहां पर ग्रैंड मास्टर 360 का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है, तो वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी की सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। तो चलिए जी, अब हम चलते हैं हमारे टेस्ट सीरीज की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि नीचे दिए गए कथनों में से सही उत्तर कौन सा है। आपके सामने कुछ क्वेश्चन हम आज कवर करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, तो बताइएगा जल्दी से। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ने का प्रयास करेंगे। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। क्या ये बात ठीक लिखी हुई है? क्या आप कहेंगे जी हां, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। जब हम मगध के बारे में बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहला वंश कौन सा हमें देखने को मिलता है? तो नाम आता है बृहद्रथ वंश का। इस बृहद्रथ वंश के संस्थापक कौन थे? तो नाम है बृहद्रथ। तो बृहद्रथ जो है उसी ने स्थापना की थी इस बृहद्रथ वंश की। इस बृहद्रथ के एक बेटा हुआ था जरासंध। जरासंध का नाम आपने जरूर सुना होगा। जब आप महाभारत काल की बात कर रहे होते हैं तो जरासंध और भीम की लड़ाई हुई थी और भीम ने क्या किया था, द्वंद्व युद्ध में जरासंध को मार दिया था। तो इसी जरासंध के पिता ने बृहद्रथ वंश की स्थापना की थी। बाद में जरासंध के भी बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया सहदेव। इस प्रकार करते करते बृहद्रथ वंश में कई राजा हुए और अंतिम राजा की जैसे हम बात कर रहे होते हैं तो अंतिम राजा कौन हुआ था? तो नाम आता है रिपुंजय का। रिपुंजय को उसके दरबारी मंत्री पुलीक ने मार दिया था और अपने पुत्र प्रद्योत को गद्दी पर बैठा दिया। ये लगभग बात है 682 ईसा पूर्व की, यानी कि 7वीं सदी ईसा पूर्व की बात है जब ये बृहद्रथ वंश खत्म हुआ था। ठीक है ना। तो सबसे पहला वंश मगध का कौन सा रहा? बृहद्रथ वंश रहा। और इस बृहद्रथ वंश के संस्थापक कौन रहे? बृहद्रथ रहे। इसी वजह से आप क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट आपका ठीक रहेगा। जब हम दूसरे पॉइंट की बात कर रहे होते हैं तो मगध में हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। यह बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। जैसे यहां पर आप देखने का प्रयास करेंगे, सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया, मगध के बारे में जब आप बातें करेंगे तो सबसे प्राचीन वंश कौन सा रहा? बृहद्रथ वंश रहा। इस बृहद्रथ वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बृहद्रथ। और इस बृहद्रथ वंश के अंतिम राजा कौन हुए? तो नाम आता है रिपुंजय का। तो फिर रिपुंजय को किसने मार दिया था? उसके ब्राह्मण मंत्री पुलीक ने मार दिया और पुलीक ने अपने बेटे प्रद्योत को गद्दी पर बैठा दिया। प्रद्योत जब गद्दी पर बैठा तो इस वंश का नाम रखा गया प्रद्योत राजवंश।
यानी कि आप कह सकते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी, प्रद्योत, या फिर चलो नाम लिख देते हैं, मेनली इसके पिता ने इसको गद्दी पर बिठाया था, तो आप कहेंगे प्रद्योत सन ऑफ श्री पुलीक, है ना, इस प्रकार से। तो जब हम बात कर रहे होते हैं इस प्रद्योत वंश में अंतिम राजा कौन हुए थे, तो नाम आता है वर्तिवर्धन का। इस वर्तिवर्धन को किसने मार दिया था, किसको गद्दी से हटा दिया गया, किसने हटाया था, तो नाम आता है बिंबिसार का। वही बिंबिसार जिसका दूसरा कथन दिया गया है, जिसने हर्यक वंश की स्थापना की थी, बिंबिसार। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली जब आप बात कर रहे होते हैं मगध के बारे में, तो बिंबिसार से ही हम ज्यादातर शुरुआत किया करते हैं। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए लगभग 500 शादियां की थी, 500 विवाह किए। देखो क्या तरीका था कि शादियां करो और वहां तक अपने साम्राज्य का विस्तार करो। ठीक है, बिंबिसार के फिर एक बेटा हुआ था जिसका नाम आता है अजात शत्रु। अजात शत्रु की जब हम बात कर रहे होते हैं, अजात शत्रु ने गद्दी हासिल करने के लिए अपने पिता बिंबिसार को मार दिया था। ठीक है, इस अजात शत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। और इसके फिर एक बेटा हुआ था उदाइन। वो कहते हैं ना कि जैसा पिता हरकत करता है बेटा वही सीखता है, तो जाहिर सी बात है उदाइन ने भी वही सीखा। उदाइन ने गद्दी हासिल करने के लिए अपने पिता अजात शत्रु को मार दिया, क्योंकि अजात शत्रु ने भी तो अपने पिता बिंबिसार को मारकर गद्दी हथियाई थी। तो बेटे ने वही सीखा और उदाइन ने फिर क्या किया, इस हर्यक वंश में अपना साम्राज्य का विस्तार करते हुए एक नई राजधानी बना ली, जिसे हम कहते हैं पाटलिपुत्र। उदाइन के शासनकाल के शुरू होने से पहले पाटलिपुत्र का कोई भी नामो निशान नहीं था। इसने गंगा नदी और सोन नदी के तट पर एक नया शहर बसाया। वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो वो बिहार क्षेत्र में है। तो बिहार क्षेत्र में इसने एक नया शहर बसाया जिसका नाम रखा गया पाटलिपुत्र, और इसी ने पाटलिपुत्र को एक अपनी राजधानी बनाया। तो सबसे पहली बार पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था, उदाइन ने ही बनाया। इस प्रकार आपको ये बिंदु जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। ठीक है, हर्यक वंश के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, इस वंश का अंतिम राजा कौन था, तो नाम आता है नागदशक। नागदशक को किसने मार दिया था, तो आपको पता है शिशुनाग एक व्यक्ति थे जिन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। उन्होंने नागदशक को हरा दिया और फिर वो गद्दी पर बैठ गए। वहां से शुरुआत होती है शिशुनाग वंश की। शिशुनाग के बाद में क्या होता है, यहां पर हमें एक वंश दिखाई देता है जिसे हम क्या बोल देते हैं, नंद वंश कह देते हैं। महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। इस प्रकार से कुछ बिंदु जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं। वैसे मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया भी हुआ है। अब इसका कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा, केवल कथन एक सही है या फिर केवल कथन दो सही है, उपरोक्त दोनों कथन सही है? आप कहेंगे जी हां, सी ऑप्शन ठीक लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों के दोनों ही कथन ठीक हैं। तो चलिए जी, बहुत अच्छी बात है अगर आपने सही उत्तर दिया है। अब आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? आपके सामने यहां पर कुछ बिंदु लिखे हुए हैं, बताएंगे राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। जैसे हम बात कर रहे होते हैं हमारी संविधान सभा की, हमारी संविधान सभा का गठन कब किया गया था, 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने क्या किया था, अपनी पहली बैठक बुलाई। और इस अपनी पहली बैठक में सीनियोरिटी के आधार पे अपने अध्यक्ष को चुना था, जिनका नाम क्या था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्योंकि ये उम्र में सबसे बड़े थे, इसी वजह से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन इन्होंने परमानेंट प्रेसिडेंट इनको नहीं बनाया था। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना लिया गया और इनको परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया संविधान सभा का। इस प्रकार से संविधान सभा की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी। तो इस संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब मतलब राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है, जिसे हम हमारा तिरंगा कहते हैं, उसे कब अपनाया था,
तो जिन्होंने लिखा होगा ना 22 जुलाई 1947, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया बात है। जैसे कि आपको पता है हमारे भारत को अंग्रेजों से आजादी कैसे मिली थी, तो भारतीय स्वतंत्रता आप कह सकते हैं एक अधिनियम लाया गया था 1947 में, जब वो पारित कर दिया गया उसी के तहत हमें आजादी मिली अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को। हालांकि जब हमें आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले हमने यानी कि हमारी संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपना लिया था। तो थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में बात करने का प्रयास करेंगे तो आप ये कह सकते हैं समय था 24 मार्च 1947 का। जैसे कि सत्ता हस्तांतरण के लिए, यानी कि पहले ब्रिटिशर्स के हाथों में सत्ता थी, वो चाहते चाहते तो नहीं थे लेकिन मजबूर कर दिया था भारतीय क्रांतिकारियों ने। तो सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। आपको पता है ये माउंटबेटन उस समय वायसराय था जिस समय हमें अंग्रेजों से आजादी मिली। तो फिर क्या हुआ था, जब ये माउंटबेटन यहां पर वायसराय बनकर आ गया तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक योजना घोषित कर दी, जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे हम कहते हैं माउंटबेटन योजना। और इस योजना के तहत क्या कहा गया था, इसमें भारत का विभाजन शामिल था, यानी कि भारत से पाकिस्तान जो है वो अलग होना था, ऐसी बात कही गई थी इस माउंटबेटन योजना में। फिर बाद में क्या हुआ, अगले महीने में यानी कि 4 जुलाई 1947 के दिन ब्रिटिश संसद में एटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। ठीक है, यानी कि हम लिखना चाहें तो आप लिखेंगे भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, यानी कि ऐसा विधेयक जिसमें भारत की स्वतंत्रता के बारे में बातें कही गई हो। तो वो विधेयक प्रस्तुत किया गया था ब्रिटेन की संसद में, किसके द्वारा, एटली के द्वारा। तो आप कहेंगे जी हां। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस विधेयक को पारित कब कर दिया गया, 18 जुलाई 1947 को इसे क्या मिली, इसे स्वीकृति मिल गई। जैसे आपको पता है कोई भी विधेयक जिसे स्वीकार कर लिया जाए, जिसे पारित कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाता है, वो अधिनियम बन जाता है, यानी कि वो एक्ट बन जाता है। तो फिर क्या बन गया, ये बन गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बन गया अब, है ना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हमें अंग्रेजों से आजादी मिली अगले महीने में। जैसे कि आपको पता है अगला महीना जब आया तो 15 अगस्त 1947 का दिन था वो, जब हमें अंग्रेजों से आजादी मिली। हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को। उससे पहले 14 अगस्त यानी कि आप कह सकते हैं रात के समय में पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। तो इस प्रकार कुछ बिंदु जो हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं। जब हमें आजादी मिली तब हमारे पास हमारा राष्ट्रीय ध्वज था, यानी कि हमने हमारे राष्ट्रीय ध्वज के तले ही अंग्रेजों से मुक्ति पाई थी। अब चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। आपके सामने यहां पर ये पॉइंट लिखा हुआ है, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे इसमें से कौन सा ठीक रहेगा। जिन्होंने लिखा होगा ना 1905, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। जब आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन कहां पे हुआ था, तो आप कहेंगे बनारस में हुआ था। बनारस कहां पे है, यूपी में। इसी वजह से इसे बनारस अधिवेशन भी कहा जाता है। इसी बनारस अधिवेशन यानी कि जो 1905 में हुआ था उसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो 1905 में दो घटनाएं आपको याद रखनी है गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित। इन्होंने 1905 में एक संगठन की शुरुआत की थी जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे हम बोल देते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो नाम लिख देना गोपाल कृष्ण गोखले का। इन्होंने इस सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में कहां से की, तो आप कहेंगे पुणे। और ये पुणे कहां पर है,
महाराष्ट्र में है। इस सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीय नवयुवकों को एकजुट करना था और कल्याण के जो कार्य हो सकते हैं उनके लिए उन युवाओं को प्रशिक्षित करना था। उनके साथ सुशिक्षित भारतीयों का एक छोटा समूह भी था जिसमें कई नेता थे, जैसे कि नतेश अप्पाजी द्रविड़ का नाम आता है, गोपाल कृष्ण देवधर का नाम आता है, अनंत पटवर्धन आदि का इसमें नाम आता है। तो इस प्रकार हमें ये कुछ जो बिंदु है वो ध्यान में रखने हैं गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित। तो अब थोड़ा सा हम इनके बारे में भी जान लेते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था? 9 मई 1866 को इनका जन्म हुआ और 19 फरवरी 1915 तक ये हमारे यहां पर इस भारत में रहे। इनका जीवन इतना ही था। भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, एक महान समाज सेवी, एक अच्छे विचारक, एक अच्छे सुधारक के रूप में ये हम इनको जानते हैं, ठीक है ना। जैसे बात कर रहे होते हैं इनके गुरुजी का नाम क्या था, इनके गुरुजी कौन थे, तो नाम आता है महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे को वैसे ज्यादातर क्या लिखा जाता है? MG रानाडे, है ना। तो MG रानाडे लिखा हो या फिर लिखा हो महादेव गोविंद रानाडे, बात एक ही है, शॉर्ट फॉर्म में है बस। तो महादेव गोविंद रानाडे इनके गुरुजी थे। और जैसे बात करते हैं इनके शिष्य का नाम क्या आता है, तो आपको पता है इनके शिष्य कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ठीक है ना। तो जैसे हम बात कर रहे होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, इनको क्या कहा जाता है? इनको भारत का ग्लेडस्टोन कहा जाता है। भारत का ग्लेडस्टोन किसे कहा जाता है? तो लिख देना नाम गोपाल कृष्ण गोखले का। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी व्यक्ति थे। आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 में 2 टुकड़े हुए थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हो रहा था। गरम दल और नरम दल। गरम दल में तो आपको पता है बाल पाल और लाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, वो तो गरम दल के नेता थे। लेकिन नरम दल में से आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति रहे उस समय के, और महात्मा गांधी इन्हें अपना गुरु माना करते थे। तो ऐसे आप इनके बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जी, ये क्वेश्चन आपने अगर ठीक किया है तो बहुत अच्छी बात है। 1905 जिन्होंने टिक किया था उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। अब चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। ये आपका क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइएगा कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य है। यूपीएससी 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से आप बताने का इसमें से प्रयास करेंगे। मणिपुरी संकीर्तन के बारे में आपको बताना है। तो पहला पॉइंट देख लीजिएगा, यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है। क्या ये बात ठीक लिखी हुई है? क्या आप कहेंगे जी हां, ये बात तो ठीक लिखी हुई है। फिर देखते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, केवल करताल यानी कि सिंबल ही एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। क्या ये बात ठीक लिखी हुई है? आप कहेंगे जी नहीं, ये बात तो गलत लिखी हुई है। क्यों गलत लिखी हुई है? क्योंकि इसमें जो उपासक हैं वो हॉल में ढोलक भी बजाया करते हैं, तो केवल खरताल का प्रयोग नहीं होता, इसमें ढोलक का भी प्रयोग होता है। मणिपुरी संकीर्तन में पारंपरिक रूप से गायन भी होता है, ठीक है, यानी कि गाया भी जाता है। और वादन का मतलब होता है कोई वाद्य यंत्र जिसे बजाया जाता है, और नृत्य यानी कि नृत्य भी किया जाता है। तो गायन, वादन और नृत्य का ये एक सम्मिश्रण होता है मणिपुरी संकीर्तन। इसमें भगवान कृष्ण जी की जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए यह सब किया जाता है। तो पहला और तीसरा पॉइंट जो है वो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। तो जिन्होंने सी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक था। केवल 1 और 3 ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कहां पर हमें देखने को मिलता है? मणिपुर में। जब आप जाएंगे उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ तो वहां पर मणिपुर एक राज्य है। उसी मणिपुर राज्य के
मैदानी भागों में कुछ परिवार रहते हैं जो वैष्णव संप्रदाय के हैं। वो वैष्णव परिवारों के धार्मिक उत्सवों और उनके जीवन विविध चरणों को कला के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है इस मणिपुरी संकीर्तन के माध्यम से। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें बातें जो ध्यान में रखनी है मणिपुरी संकीर्तन के बारे में। तो जैसे बात करते हैं संकीर्तन, ये होता कहां पे है? जो मंदिर बना होता है उस मंदिर के सेंटर पॉइंट में, यानी कि उसके केंद्रीय भाग में संकीर्तन किया जाता है, जहां पर कई कलाकार गायन करते हैं, नृत्य के जरिए भगवान कृष्ण जी की जीवन लीलाओं का वर्णन करते हैं, और वहां पर ढोलक जो है वो एक वाद्य यंत्र के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आपको ये बातें मणिपुरी संकीर्तन के बारे में ध्यान में रखनी है। यूपीएससी 2017 का ये क्वेश्चन था। अब चलो जी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन ठीक रहेगा? जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने इसमें लिखा होगा ना ए ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। लखनऊ अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये अधिवेशन 1936 में हुआ था। इसमें अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन में कहा था कि अगर हमें भारत की समस्याओं को हल करना है तो हमें समाजवाद को अपनाना चाहिए। तो सभी ने इसमें क्या है, अपने अपने विचार रखे, कुछ ने मना किया, कुछ ने हाँ कही। तो ठीक है, इस प्रकार से हमें बातें ध्यान में रखनी है। जब हम बात कर रहे होते हैं बेलगाम अधिवेशन की, ये बेलगाम अधिवेशन बड़ा ही प्रसिद्ध अधिवेशन है जो 1924 में हुआ था। इस अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में केवल एक बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, और वो अधिवेशन 1924 का बेलगाम अधिवेशन था। ना इससे पहले इन्होंने कभी अध्यक्षता की, ना ही इसके बाद में कभी इन्होंने अध्यक्षता की थी। लाहौर अधिवेशन, वैसे तो लाहौर अधिवेशन बहुत हुए, लेकिन हम एक मेन जान लेते हैं जिसमें अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 का लाहौर अधिवेशन आपको ध्यान में है। तो इस 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या कहा गया था? इसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य, यानी कि इन्होंने कहा कि हम अब पूर्ण स्वराज चाहते हैं, और इन्होंने कहा कि हम आने वाली 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे। जब 26 जनवरी आई तो अगला साल आ चुका था, यानी कि 1930। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930। भारतीय संविधान सभा के जो लोग थे उन्होंने संविधान अपना बना तो लिया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू नहीं किया। लागू क्यों नहीं किया? वो चाहते थे कि 26 जनवरी 1930 को हमने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो उसी 26 जनवरी को हम अपना संविधान लागू करेंगे, उस दिन को सम्मान देंगे। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, क्योंकि इस दिन को सम्मान देना था। तो संविधान लागू करने का दिन 26 जनवरी ही रखा गया। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर जैसे बात कर रहे होते हैं हम फैजपुर अधिवेशन के बारे में। ये फैजपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो आपको पता है 1937 की बात है। इस फैजपुर अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1937 का फैजपुर अधिवेशन संपन्न हुआ। ये पहला अधिवेशन था जो किसी गांव में हो रहा था। तो आप लिखेंगे पहली बार किसी गांव में होने वाला अधिवेशन कौन सा रहा? तो लिख देना फैजपुर अधिवेशन 1937 में जो हुआ था, किसी गांव में होने वाला अधिवेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये बिंदु ध्यान में रखना है। जो अधिवेशन पहली बार किसी गांव में हुआ उसमें अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये 51वां अधिवेशन था जो 1937 में फैजपुर में हुआ। अब चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। चीनी यात्री फाहियान
किस राजा के शासनकाल के दौरान भारत में आया था? आपके सामने कुछ बिंदु लिखे हुए हैं, आप बताएंगे फाहियान किस राजा के शासनकाल में आया, ये आपको बताना है। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की जब हम बात कर रहे होते हैं, ये गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी, इसी वजह से इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। हालांकि जो ओरिजिनल विक्रमादित्य थे वो तो ईसा पूर्व की बात है। जब हम इनकी बात कर रहे होते हैं तो इनके दरबार में बहुत सारे कवि रहा करते थे, जैसे कालिदास का नाम आता है। हालांकि कालिदास के टाइम पीरियड को लेकर इतिहासकारों में द्वंद्व हमेशा से रहा है, लेकिन कॉमनली जो माना गया है वो यही माना गया है कि जो वो कवि थे वो इन्हीं के टाइम में रहा करते थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें बोल देते हैं, उन्हीं के समय में आया था ये फाहियान। फाहियान की जैसे हम बात कर रहे होते हैं, यहां पे चलो लिख देते हैं 405 से लेकर 411 ईस्वी तक का ये टाइम माना जाता है। भारत में आने वाले पहले चीनी यात्री थे फाहियान, पहले चीनी यात्री जो भारत में आए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। कहा जाता है कि उन्होंने 399 और 412 ईस्वी के बीच में भारत में लगभग 10 साल बिताए थे। जैसे अब पेशावर क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता है, वो पेशावर में भी गए। कन्नौज जो यूपी में पड़ता है वहां पर भी वो गए। श्रावस्ती जो महात्मा बुद्ध से संबंधित एक स्थान है वहां पर भी वो गए। कपिलवस्तु, सारनाथ, ऐसे जो महान बुद्धिज्म से रिलेटेड जो स्थल थे वहां उनका दौरा फाहियान ने किया था। और फाहियान ने अपनी यात्रा वृतांत एक लिखा है बौद्ध साम्राज्यों का अभिलेख, जैसे हिंदी में लिखें तो उसे क्या कहेंगे, बौद्ध साम्राज्यों का अभिलेख। जितनी भी यात्रा की थी उस यात्रा वृतांत को इसमें संकलित किया है फाहियान ने। तो फिर जैसे बात कर रहे होते हैं, एक बड़ा प्रसिद्ध नाम रहा, नाम आता है एक चीनी यात्री का जिसे हम कह देते हैं हवेन स्वांग। हवेन स्वांग जो है वो यहां पर काफी टाइम तक रहा। ऐसा बताया जाता है कि लगभग 15 साल के आसपास, 630 से लेकर 645 ईस्वी तक का ये टाइम है। राजा हर्षवर्धन, जो बी पॉइंट में आपसे पूछा गया है, राजा हर्षवर्धन वर्धन वंश के सबसे शक्तिशाली राजा हुए। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इस वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने की थी। बाद में इस पुष्यभूति वंश में वर्धन सरनेम से बहुत सारे राजा हुए, इसी वजह से शायद इसका नाम वर्धन वंश भी पड़ गया। इसी वर्धन वंश में यानी कि पुष्यभूति वंश में राजा हर्षवर्धन सबसे शक्तिशाली राजा सिद्ध हुए थे। जब ये राजा बने तब इनकी राजधानी हुआ करती थी स्थानेश्वर। स्थानेश्वर जो कहां पड़ता है, ये वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो ये हरियाणा में पड़ता है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। और इसका नाम अब क्या है, थानेसर है इसका नाम। लेकिन जब राजा बनने के बाद राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहां पर स्थानांतरित कर ली, कन्नौज में। और ये कन्नौज कहां पड़ता है, यूपी में पड़ता है। तो आप कहेंगे हरियाणा से यूपी तक विस्तार कर लिया था राजा हर्षवर्धन ने। तो इन्हीं के समय में आया था चीनी यात्री हवेन स्वांग। और हवेन स्वांग को क्या कहा जाता है, तो हवेन स्वांग को चीनी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और ये क्या करने यहां पर आए थे हवेन स्वांग, तो कहा जाता है कि बुद्धिज्म से रिलेटेड जो ग्रंथ थे उनके बारे में स्टडी करने के लिए, उनके बारे में खोज करने के लिए ये यहां पर आए थे। जिस प्रकार फाहियान ने अपनी यात्रा का वृतांत एक अभिलेख में संकलित किया, उसी प्रकार हवेन स्वांग ने भी एक अपना यात्रा वृतांत पुस्तक में संकलित कर दिया था। जैसे उस पुस्तक का नाम क्या है, CU की, यानी कि CU की पुस्तक लिखी हवेन स्वांग ने, जिस पुस्तक में अपनी यात्राओं के बारे में बताया है। कई बार इस पुस्तक का नाम आपको पढ़ने को मिलेगा रिकॉर्ड्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपको भी पता लग सकता है, ये नाम भी आपको पढ़ने को मिलेगा।
फिर एक नाम आपने और सुना होगा, इत सिंह। इत सिंह भी एक चीनी यात्री था, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण किरदार रहा चीनी यात्रियों के रूप में। तो जैसे कहा जाता है कि इसका टाइम 671 से 695 ईस्वी तक, जब इन्होंने क्या किया था, एक यात्रा प्रारंभ की। तो भारत में आने वाले 3 बड़े चीनी यात्रियों में से अगर नाम लिया जाए तो इत सिंह का नाम भी आता है, ठीक है ना। और कहा जाता है कि 635 ईस्वी के आसपास में इत सिंह का जन्म हुआ था, सन यंग में, जब ताई तसुंग का शासनकाल चल रहा था, उस समय की बात है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में, यानी कि उनके बारे में स्टडी करने के लिए, लिटरेचर को एक रिसर्च के रूप में प्रस्तुत करने के लिए ये यहां पर आए थे, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, फाहयान, हवेन स्वांग और इत्सिंग, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें कुछ बिंदु जो थे वो ध्यान में रखने थे। अब एक क्वेश्चन और बताने का प्रयास करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है। यह भी आपका यूपीएससी में पूछा गया एक क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता है मगध में सबसे प्राचीन जो वंश था वो कौन सा वंश था, तो नाम आता है बृहद्रथ वंश। इस बृहद्रथ वंश की स्थापना किसने की थी, तो नाम आता है बृहद्रथ का, ठीक है ना। फिर बाद में हमें यहां पर प्रद्योत वंश देखने को मिलता है। प्रद्योत के पिता हुआ करते थे पुलीक। पुलीक ने क्या किया, बृहद्रथ वंश के अंतिम राजा रिपुंजय को मार दिया और अपने बेटे प्रद्योत को गद्दी पर बैठा दिया था, ठीक है ना। फिर प्रद्योत के बारे में यहां पर पढ़ने के बाद हर्यक वंश का आगमन होता है। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, तो नाम आता है बिंबिसार का, ठीक है। फिर करते करते हर्यक वंश के बाद में यहां पर शिशुनाग वंश की एंट्री होती है। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपको पता है शिशुनाग नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक को मार दिया और गद्दी हासिल कर ली। शिशुनाग वंश के बाद में हमें यहां पर कौन सा वंश देखने को मिलता है, नंद वंश। तो नंद वंश के क्या थे, नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मानंद। महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की। और फिर नंद वंश के बाद में यहां पर हमें देखने को मिलता है मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना आचार्य चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को मारकर की थी। चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश सबसे शक्तिशाली माना जाता है इस मगध साम्राज्य में। इसी मौर्य वंश के एक अंतिम राजा हुए थे बृहद्रथ मौर्य। उनकी हत्या उनके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। पहला पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। बाद में जब पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, फिर बाद में क्या हुआ, जो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्थापित किया गया था शुंग वंश, जब उसमें अंतिम राजा थे देवभूति, उनके दरबार में रहा करते थे एक मंत्री वासुदेव कण्व। वासुदेव ने अपने राजा देवभूति को मार दिया और शासन को हथिया लिया। और फिर क्या कर दिया, शुंग वंश के बाद में यहां पर एक नया वंश शुरू कर दिया गया वासुदेव कण्व के द्वारा, जिसे हम कहते हैं कण्व वंश। इसमें 4 राजा ही हुए थे, बड़ा कमजोर वंश स्थापित हुआ ये मगध में। बाद में कहा जाता है कि कण्व वंश भी क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया सीमुख के द्वारा। और फिर यहां पर किसकी स्थापना हो गई, आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना हो गई, जिसे कई बार सातवाहन वंश भी कह दिया जाता है। तो इस प्रकार ये जो तीनों के तीनों ही पॉइंट लिखे हुए हैं वो ठीक लिखे हुए हैं, यानी कि जिन्होंने लिखा होगा ना उपरोक्त सभी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, अति उत्तम। तो यहां पर ये क्वेश्चन और बता दीजिए, सी राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो कौन सा इसमें ऑप्शन ठीक रहेगा, तमिलनाडु आपका बिल्कुल ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको जाना है महात्मा गांधी के बारे में समझना। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की थी 12 मार्च 1930 को। और फिर क्या किया, उन्होंने 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर नमक बनाया। इनकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या थी, दांडी थी। इसी वजह से इनकी यात्रा को दांडी मार्च भी कहा जाता है। और उनकी यात्रा से प्रभावित हुए थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ने एक हफ्ते के भीतर 13 अप्रैल 1930 को तमिलनाडु से यात्रा शुरू कर दी
और उन्होंने यात्रा कहां से शुरू की थी, तो आप कहेंगे तिरुचि से उन्होंने यात्रा शुरू की। उनको पहुंचना कहां पे था, इनको वेदारण्यम पहुंचना था। तो जिस प्रकार महात्मा गांधी की फाइनल डेस्टिनेशन दांडी थी, उसी प्रकार सी राजगोपालाचारी की जो फाइनल डेस्टिनेशन थी वो क्या थी, वेदारण्यम। इसी वजह से इनकी यात्रा को आप वेदारण्यम मार्च कह सकते हैं। ये 13 अप्रैल को चले थे और 28 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। ठीक है, महात्मा गांधी अपने साथ कितने लोगों को लेकर साथ चले, 78, और ये कितने लोगों के साथ में चले थे, 100 अनुयायियों के साथ। इस प्रकार से इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की, लेकिन अलग अलग स्थानों पर बहुत से नेताओं ने इसका नेतृत्व किया था, जिसमें एक नाम आता है सी राजगोपालाचारी का। सी राजगोपालाचारी महात्मा गांधी के संबंधी भी थे। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमें बिंदु ध्यान में रखना है। ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा डायरेक्टर बैच लॉन्च कर दिया गया है, डायरेक्टर बैच 2.0, यानी कि इससे पहले भी एक बैच लॉन्च किया गया, उसमें सफलता मिलने के बाद यह बैच लॉन्च किया गया है। इस कोर्स की वैलिडिटी 18 महीने की रहेगी, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, यहां पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और मेल आईडी आपको प्रोवाइड करवाई गई है, इसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बने रहने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।